अध्याय 12 उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905-09 आत्मप्रकटा से स्वतंत्रता मुख्यतः दो तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक तरीका नरमपंथ या उदारवाद का है, जिसके अनुसार शासकों को प्रभावित किया जाना चाहिए, जिससे कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। यह उपागम इस परिकल्पना पर आधारित है कि विदेशी शासक बुद्धि संपन्न होते हैं और उन्हें उनके तरीके को बदलने के लिए राजी किया जा सकता है। दूसरा तरीका उग्रवाद का है, जिसमें विदेशी शासन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए सरकार के विरुद्ध साहसिक या उग्र कार्य किए जाते हैं। इस उपागम के तहत यह माना जाता है कि औपनिवेशिक शासक इस तर्क के प्रति विनम्र नहीं हैं और वे स्वेच्छा से उन लाभों को छोड़ने के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे जो औपनिवेशिक शासन ने उन्हें दिए थे। लाला लाजपत राय ने यह स्पष्ट किया कि नर्म, उदार और उग्र राष्ट्रवादियों के मध्य मूलभूत मतभेद था, जैसा कि दोनों के मौलिक सिद्धांत एक दूसरे से भिन्न थे। उन्होंने ये घोषणा की कि भारतीय नर्म उपागमों का अनुसरण कर कभी भी स्वशासन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। औपनिवेशिक शासन को देश से बाहर निकालने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन के और अधिक उग्र तरीकों की आवश्यकता होगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उग्र राष्ट्रवाद ने एक भिन्न चरण का प्रतिनिधित्व किया। इस चरण में राजनीतिक आंदोलन के नए तरीकों की शुरुआत की गई और राष्ट्रवादी आंदोलन को एक व्यापक आधार प्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु लोकप्रिय प्रतीकों को प्रकल्पित किया गया। उग्रवाद शब्द को आतंकवाद से समीकृत किया या इन दोनों शब्दों को समान माना जाने लगा है। ये सर्वथा अनुचित है। जैसा कि कोई उग्रवादी या चरमपंथी एक राष्ट्रवादी, साम्यवादी या अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला कार्यकर्ता हो सकता है, जब तक कि इस विचारधारा को किसी नियम या किसी राजनीतिक परिस्थिति में सरकार की प्रतिष्ठा का अत्यधिक सापेक्षिक नहीं माना जाता। उग्रवाद या चरमपंथ हिंसा का समर्थन नहीं करता। दूसरी ओर आतंकवाद प्रबल रूप से हिंसक होता है। तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रवादियों को चरमपंथी कहा जाता था, क्योंकि कांग्रेस में नरमपंथियों द्वारा प्रतिपादित आदर्शों की तुलना में इनके विचार अत्यंत उग्र थे। इसी प्रकार इस संदर्भ में शब्द उग्रवादी या चरमपंथी को दृढ़तापूर्वक अनुदार, न कि आवश्यक रूप से हिंसक समझा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, विशेषतया 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ तथा 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा वह शासन में मनमानी करती रही। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं, अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ, उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण उग्र राष्ट्रवाद के उत्थान में कई कारकों ने योगदान दिया। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इस वर्ग का विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने देश को विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया था। 1896 से 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर दुर्भिक्षों के कारण 90 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, किंतु भारतीयों के प्रति अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही।
दक्षिण भारत में फैले भयंकर प्लेग से हजारों लोग काल के ग्रास बन गए। इसके अतिरिक्त केवल दक्षिण भारत में हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने जनधन को अपार क्षति पहुंचाई। इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा उनके वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने का कुत्सित प्रयास कर रही है। फलतः इन राष्ट्रवादियों ने तत्कालीन विभिन्न नियमों एवं अधिकारों की आलोचना की। इस अवधि की निम्न घटनाओं ने भी इस दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। 1892 राष्ट्रवादियों ने भारतीय परिषद अधिनियम की यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। 1897 पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया और तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे कारावास का दंड दिया गया। 1898 भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत दमनकारी कानूनों को नए प्रावधानों के साथ नई धारा 156A में पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया। 1899 कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 1904 शासकीय गुप्त बात अधिनियम। 1904 को शासकीय गुप्त बात अधिनियम 14 1889 में संशोधन कर लागू किया गया और इसे स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले कई अखबारों जो ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करते थे की आवाज को दबाने के मुख्य उद्देश्य से अत्यधिक कठोर बनाया गया। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों जिन्हें राजनीतिक क्रांतिकारियों की उपज तैयार करने की एक फैक्ट्री के तौर पर वर्णित किया गया था, पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, महिला शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती गई। तिलक, अरबिंदो घोष तथा बिपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचानें। धीरे धीरे ये धारणा बलवती होने लगी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता। शिक्षा का विकास, शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक ओर भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे तथा उनमें जागृति आए, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। इनमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन को उत्तरदायी ठहराया तथा धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। चूंकि भारतीयों का ये नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहां के राष्ट्रवाद, जनतंत्र एवं आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था, फलतः उसने साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार प्रारंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इस काल की कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पुनर्तः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, ब्रिटिश सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बोअर युद्ध
1899, 1902। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है। दुर्बलता मृत्यु के समान है। स्वामी विवेकानंद आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। बाल गंगाधर तिलक एशियाई ने जो किया वैसा दूसरे भी कर सकते हैं। यदि जापान रूस की पिटाई कर सकता है तो भारत भी ब्रिटेन को उसी तरह पीट सकता है। ब्रिटेन को हमें समुद्र में फेंक देना चाहिए और अपनी ताकत के अनुरूप हमें जापान की तरह संसार की प्रमुख महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। कराची क्रॉनिकल, 18 जून 1905 एवं 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। इसी प्रकार आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्शिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नवीन राष्ट्रवादी नेताओं ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं समाज में पश्चिमी प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारत का सांस्कृतिक पहलू भी इससे अछूता न रहा। इससे भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति में विलीन होने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने भारतीय और वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में नया विश्वास पैदा किया तथा भारत को प्राचीन समृद्ध विरासत का गुणगान कर पश्चिमी संस्कृति की पोल खोल दी। इन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। इनके प्रयासों से भारतीयों की यह हीन भावना दूर हो गई कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया, भारत भारतीयों के लिए है। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट न थे। वे कांग्रेस की निवेदन, याचना एवं शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस तरह की नीतियों से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उदारवादियों के विपरीत उग्रवादी या चरमपंथी नेताओं को अंग्रेजों के भद्रजन होने या उनकी न्याय भावना पर कम विश्वास था। वे राष्ट्रवादियों की मांगें स्वीकार करवाने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उग्र आंदोलन करने के पक्षधर थे। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 वर्षों का शासन शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भारतीय जनमानस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दी। उसने भारत विरोधी बयान दिए। उसके शासन के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कानूनों यथा भारतीय शासकीय गुप्त बात संशोधन अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तथा कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम इत्यादि से भारतीय खिन्न हो गए। 1905 में बंगाल के विभाजन तथा कटुभाषा के प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कर्जन के इन कार्यों से ब्रिटिश शासकों की प्रतिक्रियावादी मंशा स्पष्ट उजागर हो गई। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिया। इन जुझारू राष्ट्रवादियों में बंगाल के राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त,
अरबिंदो घोष तथा बिपिन चंद्र पाल। महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं पंजाब के लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में महाराष्ट्र एवं मराठी में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आजादी बलिदान मांगती है। इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे: विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज्य है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी, निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए। स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उच्चता या पराकाष्ठा पर ले जाना असंभव है। सौभाग्यवश भारत में लंबे एवं व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हो चुका था। इस प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी और भारतीयों की ऊर्जा तथा शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान से जोड़ दिया। बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपने सामर्थ्य का आभास हो चुका था। योग्य नेतृत्व ने स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। लोगों को विभाजित करने हेतु बंगाल का विभाजन स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप किया गया तथा ये बंग भंग विरोधी अभियान का ही प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी 78 मिलियन के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का ये तर्क सही था, तथापि अंग्रेजों की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया गया: सैड फेस आई भाषा के आधार पर। इससे बांग्ला भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। और धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां कुल 5,40,00,000 में से हिंदुओं की संख्या 4,20,00,000 थी, तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां कुल 3,10,00,000 में से मुसलमानों की आबादी 1,80,00,000 थी। मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए करजन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्व बंगाल की राजधानी बन सकता है, क्योंकि इससे मुसलमानों में एकता, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। बंगाल को विभाजित करने से हमें कई लाभ होंगे। यदि हम अपने इस प्रमुख कटक को विभाजित कर दें, तो हमारे शासन का विरोध करने वाला एक प्रमुख निकाय स्वतः दुर्बल हो जाएगा। रिस्ले, भारत सरकार के गृह सचिव को पत्र में 1904 बढ़ेगी, जो कि मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी।
इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते थे। उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध 1903, 1905, 1903, 1905 के दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले उदारवादियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए तथा हितवादी संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। किंतु भारतीयों के विरोध के स्वर की उपेक्षा करते हुए सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसके पश्चात राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों एवं लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, आंदोलनकारियों ने ये दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया तथा नंगे पांव पदयात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। कालांतर में वंदे मातरम गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य गीत बन गया। आमार सोनार बांग्ला मौजूदा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इसे सड़क पर पैदल चलती भीड़ ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर तथा भारतीय साहित्य परिषद के तत्कालीन सचिव रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने लोगों से अपील की कि वे बंगाल के विभाजन की प्रभावी तिथि अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएं। विभाजित बंगाल के दोनों भागों के लोगों ने आपसी एकता प्रदर्शित करने हेतु एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। इसी दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः तब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। जनसभा की शुरुआत के कुछ ही घंटों में आंदोलन के लिए 50,000 रुपये एकत्र किए गए। शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। पूना एवं बॉम्बे में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा एवं मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस की स्थिति 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए। करजन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादियों यथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरबिंदो घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो तथा इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए, जिससे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यद्यपि कई नरमपंथियों ने मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल नमक के बहिष्कार का समर्थन किया, तथापि वे शैक्षणिक संस्थानों, प्रशासन
आधिकारिक पदों और उपाधियों के बहिष्कार के लिए सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु इस समय कांग्रेस में नरमपंथियों का प्रभुत्व था तथा वे इसे बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज्य है। धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, जिसकी चरम परिणति 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई। इस विभाजन का स्वदेशी अभियान एवं अन्य तात्कालिक आंदोलनों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उग्र राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में आंदोलन 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके मुख्य 3 कारण थे। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। उदारवादियों के संवैधानिक रुख से उग्रवादी असहमत थे तथा सरकार ने अभियान को असफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वदेशी के कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। नेताओं को निर्वासन की सजा दी गई तथा प्रेस का दमन किया गया। उग्र राष्ट्रवादियों का कार्यक्रम कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य का अर्थ वह शासन पद्धति समझा गया जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित थी। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पूरे बंगाल में जनसभाएं हुईं तथा तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं अरबिंदो घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली। इस शपथ को व्यवहारिक रूप देने हेतु दुकानों के समक्ष धरना दिया गया तथा सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समितियां बनाई गईं। नेताओं ने लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगर पालिकाओं एवं राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की। इस अवसर पर अरबिंदो घोष ने कहा कि शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को लाभ पहुंचता हो तथा भारत का आर्थिक शोषण होता हो। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने हेतु आगे आएं। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया और इसे नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। अरबिंदो घोष ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। इस प्रकार गर्मपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य बना दिया। संघर्ष का नया स्वरूप एवं प्रभाव उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधाराओं एवं आंदोलन के रुख को एक नए आयाम से जोड़ा। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया तथा नरमपंथियों की अवधारणा को पूर्णतया नकार दिया। इस अभियान के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए वे इस प्रकार थे: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार,
इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोहों का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। यह कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली। जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, ये दोनों माध्यम इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए तथा जनसंख्या के एक काफी बड़े हिस्से ने इनमें सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वयंसेवियों का दल या समिति, इस अभियान में समितियां एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे। बरिशाल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति, इसी प्रकार स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी उपलब्धि और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी ने अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक एवं घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वराज्य आधुनिक परिस्थितियों में भारत के प्राचीन स्वरूप की स्थापना है। ये राष्ट्रीय महानता का सतयुग है। ये राष्ट्र के लिए शिक्षक एवं पथ प्रदर्शक के समान है। यह आत्म परिपूर्ण भारतीयों के वेदांतिक विचारों को राजनीतिक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए यही भारत के लिए स्वराज्य है, जो भारत के लिए आवश्यक है। अरबिंदो घोष की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम सिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। यह जनमानस को उद्वेलित एवं प्रेरित किया। इन समितियों ने जनसाधारण में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। समितियों द्वारा जनजागरण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें व्याख्यानों का आयोजन, स्वदेशी गीतों को गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण, अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूलों की स्थापना एवं स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण इत्यादि प्रमुख थे। परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों एवं मेलों का रचनात्मक प्रयोग। उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों एवं मेलों का प्रयोग जनाधार बढ़ाने एवं राजनीतिक चेतना के प्रचार प्रसार में किया। उदाहरणार्थ, तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। बंगाल में इस अभियान को लोकप्रिय एवं सफल बनाने हेतु परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी किया गया। आत्मनिर्भरता पर बल। इस भावना के प्रसार से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एवं विश्वास की भावना को बल मिला तथा गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम एवं अभियान चलाए गए, जिनमें जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा का विरोध एवं मद्य निषेध इत्यादि प्रमुख थे। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को दबाने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों तथा राष्ट्रवादियों के वर्चस्व वाले संस्थानों के अनुदान, संबद्धता और छात्रवृत्ति को रोकने के खतरे के परिणामस्वरूप ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के आंदोलन ने गति पकड़ी। ब्रिटिश सरकार के इस कार्य के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। इस संदर्भ में ये स्मरण किया जा सकता है कि राजा सुबोध मलिक ने बंगाल में एक नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1 लाख रुपये का योगदान दिया था। इसके अलावा 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। अरबिंदो घोष
बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य और रासबिहारी घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये कॉलेज शांति निकेतन स्थित टैगोर के स्कूल से प्रेरित था, जिसे 1901 में स्थापित किया गया था। बंगाल और बिहार में कई अन्य नेशनल स्कूल भी खोले गए। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में सतीश चंद्र मुखर्जी की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। उनका समाचार पत्र डॉन 1897 से प्रकाशित हो रहा है और उनकी डॉन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, पहले से ही उद्योग एवं शिक्षा में स्वयं सहायता के संदेश का प्रचार कर रही थी। मुखर्जी ने 1895 में भागवत चतुष्पदी या चतुष्पाठी की स्थापना करके राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और बाद में बंगाल नेशनल कॉलेज में व्याख्याता, लेक्चरर बन गए। और जब अरबिंदो ने त्यागपत्र दे दिया तो वे इसके प्रधानाचार्य बने। स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां, हथकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गईं। हालांकि तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम में वीओ चिदम्बरम पिल्लई की उपक्रम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ने ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। इस समय भारतीय व्यापारियों में व्यावसायिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। यहाँ तक कि 1890 के दशक में भी यह चेतना व्याप्त थी कि बड़ी संख्या में आयातित विदेशी वस्तुओं का मुकाबला करने के लिए भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से टैगोर परिवार के सदस्यों तथा अन्य नेताओं द्वारा भारतीय हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए मेलों का आयोजन और कई दुकान खोली गई ताकि उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। रविंद्रनाथ के स्वदेशी भंडार 1897, जोगेश चंद्र चौधरी के इंडियन स्टोर 1901 तथा सरला देवी का लक्ष्मी भंडार 1903 इसी दिशा में किए गए प्रयास थे। 1892 में प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई और 1901 में चीनी मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन का प्रयास किया गया। जैसा कि सुमित सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था, स्वदेशी आंदोलन की मनोदशा के साथ इस तरह के प्रयासों को गति मिली। सांस्कृतिक जगत में प्रभाव। इस काल में महान राष्ट्रवादियों यथा रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्रलाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने तो कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी तथा बांग्लादेश द्वारा इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की। अरबिंदो घोष के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देउस्कर ने 1904 में देशकथा प्रकाशित की। इस पुस्तक में स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उन्होंने दादाभाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे के विचारों को लोकप्रिय बनाया और प्रचलित बोली में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया। इशिता बनर्जी दुबे के अनुसार देशक कथा औपनिवेशिक राज्य की मनोदशा की सम्मोहक विजय, हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड के विरुद्ध चेतावनी देती है। 1910 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस पुस्तक को प्रतिबंधित करने से पूर्व इसकी 15,000 प्रतियां बिक चुकी थीं। ये पुस्तक स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य अध्ययन की पुस्तक बनने के अलावा कई नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के सृजन हेतु प्रेरणा भी बनी। चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया।
तथा मुगल, अजंता और राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय एवं अन्य वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिनकी न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रशंसा की गई। जनसहभागिता का दायरा विद्यार्थी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। छात्रों ने स्वदेशी को व्यवहार रूप में अपनाया तथा बहिष्कार संबंधी धरनों एवं प्रदर्शनों में अग्रणी भूमिका निभाई। छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण भारत, गुंटूर, मद्रास, सेलम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी, किंतु उन्हें सरकार की दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षा संस्थाओं के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता एवं छात्रवृत्तियों पर रोक लगा दी गई। अनेक छात्रों पर भारी जुर्माने लगाए गए तथा उन्हें गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी गईं। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरियों के अयोग्य घोषित कर दिया गया, किंतु इसके बावजूद छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ तथा वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन एवं आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। विभाजन सुनिश्चित होना अतिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर, मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए तथा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने जाएं। साथ ही वहां स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए तथा किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बॉम्बे के अंतर्गत आता था। उन्होंने रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। इस समय दोनों ही पक्षों ने अड़ियल रुख अपना लिया तथा समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस में विभाजन सुनिश्चित हो गया। चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य या स्वशासन की मांग की तथा संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा दमन इसके पश्चात सरकार ने अतिवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 से 1911 के मध्य सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए। इन कानूनों में राजद्रोह, रक्षण सभा अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरणा अधिनियम 1908, भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908 तथा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 प्रमुख थे। मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को 1909 में देशद्रोह का आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। चूंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर में बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंकने के बारे में लिखा था, जिसमें 2 निर्दोष यूरोपीय महिलाएं मारी गई थीं, सुनवाई की क्षति एवं तिलक की निंदा अपेक्षाकृत अधिक होगी यदि आप उसे अकेला छोड़ दें। जॉन माले, भारत राज्य सचिव बॉम्बे के गवर्नर सिडनेहम को लिखे पत्र में तिलक ने लिखा कि
निस्संदेह ये ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई विद्रोहियों को प्रेरित करेगा। इस प्रकार के घिनौने कृत्य से यह संभव नहीं है कि इस देश से ब्रिटिश शासन लुप्त हो जाए, लेकिन असीमित शक्ति का उपयोग करने वाले शासकों को ये याद रखना होगा कि मानवता के धैर्य की भी एक सीमा है। कई अखबारों ने सरकार को चेताया कि यदि वे रूसी तरीकों को अपनाते हैं तो भारतीय भी रूसी तरीकों की नकल करने को बाध्य हो जाएंगे। एक अन्य लेख में तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ होगा कि लोगों को स्वराज्य का अधिकार प्रदान करने की शुरुआत हो रही है। तिलक को दोषी ठहराया गया और उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा उन्हें 6 वर्षों के लिए देश निकाला दिया गया, जिसके तहत उन्हें मांडले जेल, बर्मा, भेज दिया गया। जब न्यायाधीश ने तिलक से पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है, तो तिलक ने कहा कि न्यायपीठ, जूरी के निर्णय के बावजूद मैं इस बात पर कायम हूं कि मैं निर्दोष हूं। सर्वोच्च शक्तियां भी हैं जो मनुष्यों एवं राष्ट्रों का प्रारब्ध निर्धारित करती हैं, और संभवतः ये शायद ईश्वर की इच्छा है कि मैं जिस ध्येय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वह मेरे मुक्त रहने की अपेक्षा मेरी पीड़ा से अधिक समृद्ध होगा। 1956 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MC चागला द्वारा मुख्य न्यायकक्ष 46, जहां तिलक पर मुकदमा चलाया गया था, के बाहर संगमरमर के एक फलक का अनावरण किया गया, जिस पर तिलक द्वारा कहे गए उक्त वक्तव्य अंकित हैं। इसी समय बिपिन चंद्र पाल तथा अरबिंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में असफल रहे। उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई तथा वे युवाओं का सहयोग या समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया। इसमें दोबारा तेजी तब आई जब 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। सरकार की रणनीति कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके प्रति सरकार का रुख सहयोगात्मक रहा। इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद से स्वयं को दूर रखना शुरू कर दिया था, जिसका आभास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से मिलना प्रारंभ हो गया था। इस समय भी कांग्रेस के प्रति सरकार का उदार रुख यथावत बना रहा, क्योंकि अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों के विरुद्ध धी थी तथा राष्ट्रवादी एवं उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया था तथा उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया। सरकार की इस नीति को 3 प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना एवं दमन के रूप में समझा जा सकता है। अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में सरकार एवं उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई तथा सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया कि यदि वे अतिवादियों से स्वयं को अलग रखें तो भारत में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना था। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के पश्चात सरकार के लिए अतिवादियों के दमन का मार्ग आसान हो गया। किंतु बाद में उदारवादी भी सरकार की उपेक्षा के शिकार बन गए। दुर्भाग्यवश जबकि राष्ट्रवादियों में समन्वय की अत्यंत आवश्यकता थी, उदारवादी तथा अतिवादी दोनों ही अंग्रेजों की रणनीति के शिकार हो गए तथा वे सरकार की वास्तविक मंशा को नहीं समझ सके। कांग्रेस का सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की इसी रणनीति का प्रतिफल था, जिसके तहत नरमपंथी तथा अतिवादी एक दूसरे से दूर होते गए तथा उनके मतभेद सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आ गए।
मौले मिंटो सुधार 1909 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, जिसे शिमला प्रतिनिधिमंडल कहा जाता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला ये प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नर्म दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन की कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले भी जॉन मॉले, भारत सचिव, से मिलने इंग्लैंड चले गए। मुख्य सुधार वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मॉले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे मौले मिंटो या मिंटो मौले सुधार के नाम से जाना गया और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में रूपांतरित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु उनमें से कुछ गैर सरकारी सदस्य नामांकित। संभवतः ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, किंतु यदि ये सुधार भी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम न हुए तो ब्रिटिश राज्य को कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता। लॉर्ड मॉले 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं। इसके परिणाम भीषण होंगे। लॉर्ड मॉले लॉर्ड मिंटो को लिखे एक पत्र में 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्नों का न कोई हल हो सकता था और न ही इससे वह हो सका। मोंटफोर्ड रिपोर्ट उनके चारों ओर राजनीतिक घेराबंदी कर दी गई, उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में ये घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ ही इसने पूरी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है। जवाहरलाल नेहरू मौले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। के.एम. मुंशी होते थे, न कि निर्वाचित, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी अनिर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए तथा 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थीं और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थीं। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से एक निर्वाचक मंडल का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करता था।
प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हितों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। सुधार का मूल्यांकन 1909 के सुधारों से भारतीय राजनैतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था और न ही इससे वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार तथा विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मॉले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मॉले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा कि यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यंभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं में जब भी द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो सका। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार से बहुत सी छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य निर्वाचक मंडलों का चुनाव करते थे, और ये निर्वाचक मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे, एवं प्रांतीय परिषदों के यही सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गईं। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन तथा उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी। भारतीय नेताओं ने विधानमंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना लिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेता ही इस अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, तथापि अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नामात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं।
इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गई एवं भारतीयों तथा सरकार के संबंध और बदतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था तथा उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा, मौले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। सारांशुग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान भारतीयों द्वारा यह महसूस किया जाना कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है तथा वह भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। भारतीयों के आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। शिक्षा में विकास का प्रभाव। इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आए तथा बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी में वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तत्कालीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। इन घटनाओं में प्रमुख हैं एक छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, इथियोपिया, अबीसिनिया की इटली पर विजय, ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोअ का युद्ध 1899, 1902, जापान की रूस पर विजय 1905 और विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, जैसे कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899, भारतीय शासकीय गुप्त बात संशोधन अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 एवं बंगाल का विभाजन 1905। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा। एक प्रशिक्षित नेतृत्व। उग्रवादियों की विचारधारा। ब्रिटिश शासन से घृणा। जनसमूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास। स्वराज्य मुख्य लक्ष्य। प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावना में विश्वास। भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास। भारतीय समारोहों के आयोजन के पक्षधर। प्रेस तथा शिक्षा में विकास के पक्षधर। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। आंदोलन बंगाल विभाजन, जो कि 1903 में सार्वजनिक हुआ तथा 1905 में लागू किया गया, के विरोध में प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा बंगाल को दुर्बल करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का ये तर्क सही था, तथापि उसकी वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। विभाजन के फलस्वरूप सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम और दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान 1903, 1905। उदारवादियों, जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई, में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा एवं पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए वे थे जनसभाओं के आयोजन, याचिकाओं, संशोधन प्रस्तावों तथा पैम्फलेट्स एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध। बंगाल विभाजन के संबंध में उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियां। बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं अरबिंदो घोष। विरोध के तरीके। विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जनसभाओं का आयोजन एवं उग्र प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, विरोध प्रदर्शन हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों एवं मेलों का आयोजन। आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, भारतीय संगीत एवं भारतीय चित्रकला को नया आयाम। विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन, शिक्षा संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार में लेने के कारण उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम न निकलना। उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी असहमत थे। विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियां। आंदोलन का सामाजिक आधार, छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग तथा शहरी निम्न वर्ग एवं साधारण वर्ग, शहरों एवं कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि मुसलमान सामान्यतया आंदोलन से पृथक रहे। बंगाल विभाजन का रद्द होना। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण सरकार की कठोर दमनात्मक कार्रवाइयां, प्रभावी संगठन का अभाव एवं अनुशासनात्मक दिशाहीनता, सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना तथा राष्ट्रवादी नेताओं की आपसी कलह, संकुचित सामाजिक जनाधार आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां। व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक के निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलनों को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा एवं उत्साह प्रदान किया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा, भारतीय साहसपूर्ण राजनीतिक भागीदारी एवं राजनैतिक एकता की महत्ता से परिचित हुए। भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा उजागर हो गई। कांग्रेस के सूरत विभाजन के प्रमुख कारण उदारवादी, उग्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे तथा वे केवल विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार करने के पक्षधर थे। उग्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को न केवल पूरे बंगाल अपितु देश के अन्य भागों में भी चलाने तथा इसमें विदेशी कपड़ों एवं शराब के साथ सभी सरकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, सरकारी सेवाओं तथा नगर निकायों इत्यादि के बहिष्कार का मुद्दा भी सम्मिलित करने की मांग कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास राजद्रोह, रक्षण, सभा अधिनियम 1907, भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अपराध हेतु प्रेरणा अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, मॉलेमिंटो सुधार 1909, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि। गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामजद एवं अनिर्वाचित सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था, निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हितों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए।
नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। निर्वाचन की पद्धति बहुत ज्यादा अस्पष्ट थी। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ।